आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य साहित्य के विकास में आदिकाल के योगदान विषय पर शिक्षण के लिए उपलब्ध हूँ। आदिकाल का कालखंड 1000 से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। कुछ साहित्यकार इसे सामंत काल, कुछ साहित्यकार बीज वपन काल, कुछ साहित्यकार इसे चारण काल के नाम से भी पुकारते हैं। आदिकाल का जब प्रारंभ हुआ उस समय हमारा देश भारत छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। इन रियासतों के शासक आपस में लड़ते रहते थे तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। देश की स्थिति अत्यंत अशांतपूर्ण थी। देश में सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कवि अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करने में सदैव लगे रहते थे। परिणाम स्वरूप तत्कालीन रचनाओं में सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव, कल्पना की प्रचुरता, युद्धों का सुंदर वर्णन, आश्रयदाता की प्रशंसा आदि विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस काल की कविता का मुख्य विषय वीरों की वीरता का वर्णन या उनका यशोगान था। इस काल की वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं। एक प्रबंध काव्य जिनका साहित्यिक रूप भी मिलता है और दूसरा वीर काव्य जिनका यशोगान का रूप मिलता है। प्रबंध काव्य के विषय में कुछ मैं आपको बता दूं। साहित्यिक प्रबंध काव्य के रूप में प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इस प्रबंध काव्य के कवि चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनका पृथ्वीराज रासो ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। वीर काव्य के विषय में आपको बता दूं कि वीर काव्य के रूप में उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ बीसल देव रासो है, जिसके कवि नरपति नाल्ल हैं। इस ग्रंथ में समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। 100 वर्षों से लोगों में गाए जाने के कारण इस काव्य की भाषा अपने मूल रूप में नहीं मिलती है। अब कुछ उसका रूप विकृत हो गया है। जगनिक रचित परमाल रासो इन वीर गीतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य में जगनिक ने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा तथा उदल का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। यह गीत आल्हाखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस काव्य की सुरक्षा जनता के कंठस्थीकरण के द्वारा हुई है। आल्हा के गीतों के समुच्च आल्हाखंड कहलाते हैं, जो आज भी उत्तर भारत के गांवों में
वर्षा ऋतु के समय ढोल की थाप के साथ गाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध यह खंड है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है अत्यंत समीचीन है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसे व्युत्पन्न माना है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित्र काव्यों के लिए किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है, जिसे रास या रासा कहते थे। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिसमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त किए गए, परंतु बाद में वीर रस युक्त रचनाएं भी इसी छंद में लिखी जाने लगीं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। रासक से रास, रासा से रासा, रासा से रासो। कुछ लोग रासों का संबंध रहस्य से बतलाते हैं तथा कुछ रसायन से। अतः हो सकता है कि रसायन ही कालक्रम में रास हो गया हो। तो इस प्रकार रासो शब्द की उत्पत्ति को व्यापक ढंग से यहाँ पर मैं आपको बताया। कुछ साहित्यकार इसे रासो काल भी कहते हैं, क्योंकि रासो ग्रंथों की बहुलता इस कालखंड में मिलती है। अब रासो ग्रंथों की भाषा क्या है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि इस आदिकाल में उस समय की रचनाओं के भाषा के रूप क्या थे। रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल है। यह वीर काव्यों की भाषा के रूप में उपयुक्त है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए इसमें संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी, व्रज आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। यह रासो काव्य पूर्ण रूप से हृदय को स्पर्श करने की क्षमता रखता है। इन ग्रंथों में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सट्टक, रोला, छप्पय, कुंडलियाँ आदि। इन काव्यों में रसोत्कर्ष की अपूर्ण शक्ति है। इस काल के काव्यों में श्रृंगार रस तथा भक्ति रस में रचनाएं रची गई हैं, किंतु प्रमुखता वीर रस की ही रही है। इस काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं निम्न हैं। जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में मैं आपको बता दूं। दलपति विजय, जिनकी रचना खुमान रासो। चंद्रबरदाई, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो। सारंगधर, जिनकी रचना हमीर रासो। नल्ल सिंह विजयपाल रासो। जगनिक, जिनकी रचना है परमाल रासो, जिसको आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। नरपति नाल, जिनकी रचना बीसल देव रासो। केदार भट्ट, जिनकी रचना जयचंद्र प्रकाश। मधुकर, जिनकी रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। तो इस प्रकार ये प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं। इस युग के अन्य प्रसिद्ध कवियों में विद्यापति, अब्दुल रहमान, कुशल लाभ,
आदि की भी गणना होती है, जिसमें विद्यापति को विशेष रूप से हम जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध आदिकाल के कवि रहे हैं। अब मैं आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं को बता देना उचित समझता हूँ। तो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या रही हैं उसको आप जान लीजिए। आदिकाल की पहली विशेषता है सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव। दूसरी विशेषता है युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। तीसरी आदिकाल की प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। चौथी विशेषता है वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। पांचवी विशेषता है कल्पना की प्रचुरता। और छठवां विशेषता है इसकी भाषा डिंगल। इस प्रकार आदिकाल की हिंदी पद्य के विकास में क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, इसके विषय में मैं आपको विस्तृत रूप से इस ऑनलाइन शिक्षण के सत्र में चर्चा की। इससे संबंधित जो प्रतिप्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हों उसके समाधान के लिए मैं सदैव उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद।